वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की तृतीय पेपर की फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम इसके अंतर्गत गैसों में क्रांतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गैसों के अणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं तथा वे निरंतर तीव्र गति करते रहते हैं। जब गैस का ताप कम किया जाता है तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में निरंतर कमी होती जाती है और आयतन कम हो जाता है। अत्यधिक कम ताप पर धीमी गति वाले अणु आकर्षण बलों के कारण एक दूसरे से अधिक निकट आ जाते हैं। इस प्रकार ताप को घटा करके और दाब को बढ़ा करके हम गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर गैसों को द्रवित करने में दाब की अपेक्षा ताप का अधिक महत्व है। वायुमंडलीय दाब पर हर गैसों को द्रवित करना संभव नहीं है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वायुमंडलीय ताप भी हर गैस को द्रवित कर सके। अर्थात गैस को लिक्विड में परिवर्तित करने के लिए उसे एक विशिष्ट ताप और दाब की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक गैस का एक निश्चित ताप होता है। उससे अधिक ताप पर यह गैस द्रवित नहीं की जा सकती, चाहे गैस के दाब में कितनी भी वृद्धि कर दी जाए। इस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसे अर्थात क्रांतिक ताप क्या हुआ? वह ताप जिसके ऊपर किसी भी गैस का द्रवण संभव नहीं है। क्रांतिक ताप वह ताप है उस तक गैस को द्रवित किया जा सकता है, उसके ऊपर गैस को द्रवित करना संभव नहीं है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप का मान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रवण संभव नहीं है, चाहे उस गैस पर कितना भी दाब बढ़ा दिया जाए। और इस ताप पर इससे संबंधित दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप का मान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे TC से डिनोट करते हैं, और उससे संबंधित क्रांतिक दाब का मान 72.9 एटमॉस्फेयर होता है और क्रांतिक आयतन का मान VC 94.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल होता है। तो इस तरह से सामूहिक रूप से TC, PC और VC के द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। क्रांतिक ताप TC से, क्रांतिक दाब PC से तथा क्रांतिक आयतन को VC के द्वारा बताया जाता है। अब हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट या क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण, और इसमें दो तरह के प्रयोग हैं। एक है क्रांतिक स्थिरांकों में वक्र ज्ञात करने के लिए एंड्रयूज का प्रयोग, और एंड्रयूज का प्रयोग आपके सिलेबस में नहीं है, केवल उससे मिलने वाले रिजल्टों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। क्रांतिक स्थिरांकों के प्रायोगिक निर्धारण के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट सिद्धांत है। क्रांतिक ताप पर द्रव व वाष्प के घनत्व समान होते हैं और उन्हें पृथक करने वाली सतह अदृश्य हो जाती है, या मेनिस्कस जो कि लिक्विड और गैस को अलग करने वाली दिखाई देती है, वो क्रांतिक ताप पर समाप्त हो जाती है। इसके लिए, और इसका मतलब ये है कि वह सतह कब समाप्त होगी, जबकि गैसों का घनत्व और द्रवों का घनत्व दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम
डायग्राम के अनुसार जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, एक कठोर कांच की यू नली लेते हैं। इस यू नली की एक भुजा बल्ब के रूप में है और दूसरी भुजा बंद होती है, यानी एक एड्ज पर बल्ब बना हुआ है और दूसरी भुजा बंद है। यू नली में मरकरी भर दिया जाता है या पारा भर देते हैं। बल्ब में ऊपर की तरफ इंजेक्शन या सुई के द्वारा इसमें परीक्षणाधीन लिक्विड या जिस लिक्विड का हमें अध्ययन करना है उसको भर देते हैं। उसके बाद बल्ब का बाकी बचा हुआ भाग खाली होता है। इस प्रकार बल्ब में केवल द्रव और उसकी वाष्प होती है। यू नली में पारा भरा हुआ होता है जो कि एक मैनोमीटर की तरह से कार्य करता है। बल्ब के चारों ओर जैकेट की सहायता से या थर्मोस्टेट की सहायता से उसको गर्म किया जा सकता है। सर्वप्रथम जैकेट का ताप कम करते हैं ताकि बल्ब में द्रव तथा उसकी वाष्प की सतह के मध्य सतह दिखाई दे। अब ताप को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जिस ताप पर दोनों सतह लुप्त हो जाती हैं उसे नोट कर लेते हैं। फिर ताप को वापस घटाया जाता है और उस ताप को नोट कर लेते हैं जिस पर सतह दोबारा दिखाई देने लग जाती है। दोनों तापों का औसत क्रांतिक ताप कहलाएगा। मैनोमीटर में क्रांतिक ताप के संगत दाब औसत क्रांतिक दाब होगा। ताप तथा दाब के थोड़े से परिवर्तन में आयतन का बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्रांतिक आयतन का निर्धारण सीधी इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता और इसके लिए मैथियोस के नियम का सहारा लेते हैं। इस निर्धारण को कोयलेट और ई मैथियोस के सरल रेखीय व्यास के नियम से बताते हैं, जिसके अनुसार समान ताप पर किसी भी द्रव तथा उसकी संतृप्त वाष्प के घनत्वों के माध्यमान ताप के रेखीय फलन होते हैं और जब द्रव और उसकी संतृप्त वाष्प के घनत्व के औसत मानों को तदनुरूपी ताप के विपरीत आलेखित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आप ग्राफ को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में वेपर डेंसिटी लिखी हुई है और राइट साइड में लिक्विड लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पर घनत्व है और वाई एक्सिस पर ताप लिखा हुआ है। एक निश्चित ताप पर जब ताप कम होता है और दोनों सतह हमें दिखाई देती हैं तो वाष्प का घनत्व कम और द्रव का घनत्व ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है वैसे वैसे वाष्प और द्रव का घनत्व में परिवर्तन होता है। वाष्प के घनत्व में ताप बढ़ने के बाद ताप बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होती जाती है और द्रव के घनत्व में ताप बढ़ने के साथ साथ कमी होती जाती है और धीरे धीरे ताप बढ़ने पर एक हमें ऐसा ताप प्राप्त होता है जहाँ पर कि दोनों का घनत्व लगभग समान होता है। तो इस तरह से हम वेपर डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं और लिक्विड डेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ एक पैराबोला की तरह से आता है क्योंकि भिन्न भिन्न डेंसिटी का ग्राफ जो है वो पैराबोला की तरह प्राप्त हो जाता है। जब हमें ये ग्राफ प्राप्त हो जाता है तो हम उसके परपेंडिकुलर इस पैराबोला के से गिनते हुए और दोनों तरफ की डेंसिटी का औसत लेकर प्रत्येक ताप पर औसत के बिंदु लगा देते हैं और फिर इस पैराबोला के चोटी से उस लाइन को पूरी तरह से एक्स एक्सिस पर मिलाया जाता है। उससे हमें एक क्रांतिक घनत्व DC प्राप्त हो जाता है। इस DC से विपरीत विधि से यानी DC आपको प्राप्त हो गया और हम जानते हैं क्रांतिक घनत्व मिलने से हम क्रांतिक आयतन की गणना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा
आयतन होता है। तो इसलिए यहाँ पर DC इज इक्वल टू m/Vc होगा, क्योंकि गैस के लिए मोलर मास स्थिरांक है, इस कारण से Vc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू DC होगा। और m का मान और DC का मान यदि हमें मिल जाता है तो हम इसकी सहायता से क्रांतिक आयतन का परिकलन कर लेते हैं। अर्थात क्रांतिक आयतन का परिकलन करने के लिए एवरेज डेंसिटी ऑफ वेपर एंड लिक्विड इज लाइनर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो इसकी सहायता से हम क्रांतिक आयतन का परिकलन मैथियस के नियम को काम में लेकर मैथियस के नियम की सहायता से करते हैं, क्योंकि इसको प्रत्यक्ष विधि से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पूर्व में हमने वान डर वाल की समीकरण निकाली है और वान डर वाल की समीकरण P + a n² ब्रैकेट में V - nb = nRT या P + a/v² V - b = RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यदि इस समीकरण को हम स्टेप वाइज यदि हम इसे सॉल्व करते जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो है ये समीकरण एक क्यूबिक इक्वेशन है और एक क्यूबिक इक्वेशन में P के एक मान के लिए V के 3 मान संभव हैं और V के P के एक मान के लिए जब किसी भी दूसरी वैल्यू के एक से अधिक मान संभव हों तो उसकी एक्यूरेट गणना करना मुश्किल हो जाता है और इस कारण से यहाँ पर हमें मैथियस के नियम का सहारा लेना पड़ा और मैथियस के नियम के द्वारा हम यहाँ पर Vc की गणना करते हैं और इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट या क्रांतिक स्थिरांकों का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से जब हम क्रांतिक स्थिरांकों को निकालते हैं तो कुछ गैसों के निकले हुए मान बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त हुए, जैसे हीलियम के लिए Pc का मान 2.26, Tc का मान 5.2 केल्विन और Vc का मान 57.9 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल प्राप्त हुआ। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए Pc का मान 12.8 वायुमंडल और Tc का मान 33 केल्विन और Vc का मान 65.5 केल्विन प्राप्त हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के तीनों मान मैंने आपको पहले ही बताए। Tc का मान 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, Pc का मान 72.9 एटमॉस्फेयर और Vc का मान 94 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो मिले हुए मान थे, जो कैलकुलेट करके Vc के मान दिए, वो बहुत ही सही और एक्यूरेट मान प्राप्त हुए। तो इस तरह से हम क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण करते हैं। क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण और क्रांतिक घटना आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अतः इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।